हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। ये हम अभी जनरल साइंस पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साइंस वाला जो पोर्शन है जनरल साइंस, वो आपके पीआरटी में भी आएगा, वो आपका टीजीटी में भी है और वो आपका पीजीटी में भी है। तो अगर आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो ये सब्जेक्ट आपका वहाँ पर पूछा ही जाता है। इसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर। इससे पहले एक क्लास हम कर चुके हैं, आज हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, ताकि अगर उसके आसपास से कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाए एग्जाम में तो आप उसे सही कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, कुछ दिनों के लिए खुले में रखे जाने पर चांदी की वस्तुएं डैश के बनने की वजह से काली हो जाती हैं। तो आपको बताना है इनमें से किसके बनने की वजह से काली हो जाती हैं। पहला है Ag2S, दूसरा है Ags, तीसरा है H2S, चौथा है AgSO4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा Ag2S, यानी कि ऑप्शन ए, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर सल्फेट। ठीक है, सिल्वर सल्फेट के कारण ही क्या होता है कि चांदी की वस्तुओं को हम खुले में रखते हैं तो वो काली हो जाती हैं। बेसिकली होता क्या है कि वायुमंडल गैस में उपस्थित जो हमारा सल्फ़र होता है ना, जो हमारा सल्फ़र होता है वो सिल्वर के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि सिल्वर का सिंबल Ag हो गया, Ag के साथ रिएक्शन करता है और एक काले रंग का अवक्षेप बना देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन इफेक्ट ऑफ सिल्वर। ये भी याद रखेंगे, ठीक है, कोरोजन इफेक्ट ऑफ सिल्वर। तो उसी की वजह से जो चांदी की वस्तुएं हैं वो काली पड़ जाती हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल डैश, जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है। ऑप्शन है बहने लगता है, बर्फ़ में बदल जाता है, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है या फिर ठंडा हो जाता है। तो आपको बताना है ऐसा किस वजह से होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं, उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा कि पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है, जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं आपको टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूंगी पीडीएफ को। ठीक है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी साइंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। आप भी देखेंगे लास्ट एग्जामिनेशन तक मैं आपकी इसी तरह से प्रिपरेशन करवाती रहूँगी। अगर पसंद आएगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है? पेट से, थाइमस से, यकृत से या फिर अस्थि मज्जा से? अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो, ठीक है, यकृत मतलब लीवर, थाइमस हो गया, पेट मतलब स्टमक हो गया। तो आपको बताना है टी लिम्फोसाइट कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो से। ठीक है, ये जो टी लिम्फोसाइट है ये हमारी बोन मैरो से उत्पन्न होती है, या कह सकते हैं बोन मैरो से इनका निर्माण होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए, जो लिम्फोसाइट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरा बी लिम्फोसाइट्स, याद रखेंगे। अब ये जो टी लिम्फोसाइट है इसका निर्माण होता है बोन मैरो से, आप लिखते हुए चलिएगा। और इसका जो मैचुरेशन है ना, परिपक्वन है, वो कहाँ से होता है? वो होता है आपका थाइमस ग्लैंड से, जो कि आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, और जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ना, इनका निर्माण भी बोन मैरो से होता है, और इनका जो मैचुरेशन है यानी कि परिपक्वन है वो भी बोन मैरो में ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा था थाइमस, तो टी लिम्फोसाइट से, ठीक है, और बी लिम्फोसाइट का मैंने आपको बता ही दिया। तो क्वेश्चन था बेसिकली टी लिम्फोसाइट कहाँ से उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न तो दोनों बोन मैरो से होते हैं, बट जो मैचुरेशन है वो दोनों का अलग अलग होता है। टी लिम्फोसाइट का थाइमस ग्लैंड से होता है और आपका बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया से फैलता है?
ऑप्शन ए है रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है माइकल एस ब्राउन, ऑप्शन डी है होमी जहांगीर भाभा। तो इसका करेक्ट आंसर है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए रोनाल्ड रॉस ने बेसिकली ये खोज की थी कि मच्छर जो है मलेरिया से फैलता है। अब आपको ये भी याद रखना है, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लेवरॉन, ये एक साइंटिस्ट, इन्होंने बताया कि जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, मच्छर प्लाज्मोडियम से होता है, ये किसने बताया? ये बताया लेवरॉन ने। और मलेरिया डे कब मनाया जाता है, ये भी यहाँ से हो जाता है कनेक्ट। तो मलेरिया डे होता है आपका 25 अप्रैल को। इम्पॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल पाव, जिसे हम हाथी पाव भी कहते हैं, इंग्लिश में फिलेरिया बोलते हैं या फाइलेरिया भी आप कह सकते हैं, इस रोग का रोगाणु क्या है? वाउचेरिया, एस्केरिस, टिटिनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो फाइलेरिया है, इस रोग का रोगाणु है वाउचेरिया। ठीक है, वुचेरिया भी कह देते हैं। और ये जिस जीव से होता है ना, उसका नाम क्या होता है वो भी आप लिख लीजिए। जिस जीव से होता है वो होता है जीव आपका वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। इस जीव से ये होता है। और इसका वाहक क्या होता है अगर ये पूछेंगे तो वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा मैं आपको इसीलिए बताते हुए चल रही हूँ क्योंकि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन बनेगा ना, अब आप आराम से कर पाएंगे, फाइलेरिया से रिलेटेड यानी कि फिल पाव से रिलेटेड। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथी पाव में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको बताना है कौन सा होता है। श्वसन तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, हाथ और पैर हो जाते हैं, या फिर लसिका होती है, लिम्फ जिसको बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लसिका। जो आपका हाथी पाव है, फाइलेरिया है, उसमें हमारा जो लसिका है यानी कि लिम्फ है वो अंग प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? ऑप्शन है जड़ों, बीजों, फलों, विभज्योतकों तक। बी है केवल बीज और विभज्योतकों तक। ऑप्शन सी है केवल जड़ों और बीजों तक। ऑप्शन डी है केवल जड़ों और फलों तक। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, पौधे में दो प्रकार के संवहक ऊतक होते हैं, एक आपका फ्लोएम होता है और एक क्या होता है, जाइलम होता है। तो इन दोनों के काम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये जो जाइलम है पौधों में जल का संवहन करता है, ठीक, यानी कि पौधों में जल को पहुंचाता है। और जो फ्लोएम होता है ये पौधे में भोजन का संवहन करता है, फ्लोएम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जड़ों, बीजों, फलों और विभज्योतकों सभी तक। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के इन सभी भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच की जाती है? एलिसा, ऑप्शन है मलेरिया, टाइफॉइड, HIV, एड्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, HIV, एड्स। ठीक है, एलिसा जांच करी जाती है किस रोग हेतु? HIV, एड्स हेतु, याद रखना है। अब देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि एलिसा का फुल फॉर्म बताइए, तो आप नोट कर लीजिए, ये रहा। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। ठीक, और ये HIV टेस्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है खाद्य को रखने के लिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग करना चाहिए। क्या उपयोग करना चाहिए आप बताइए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। और देख लेते हैं ऑप्शन, दुकानदारों को कानूनन प्लास्टिक बैग उपयोग करना अनिवार्य है। ऐसा कहाँ लिखा है भाई? ये तो गलत है, बल्कि नहीं करना चाहिए ये होता है। नेक्स्ट है, हमें कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए और उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। चौथा है उपर्युक्त सभी सही हैं, सभी तो सही नहीं हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे हो गए बाहर, तो यहाँ पर हमारा बचा ऑप्शन सी जो कि एकदम सही है। हमें कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, और उन्हें फेंकना भी नहीं चाहिए। अब रखेंगे ही नहीं तो फेंकेंगे कहाँ से, और नहीं रखेंगे वो तो बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि अगर आप प्लास्टिक की थैलियों में रखते भी हैं, उसके बाद उनको जलाते भी हैं, तो जलाने के बाद उनसे जो गैस निकलती है वो भी तो हार्मफुल होती है, राइट। तो इसीलिए ये जो कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है। कौन सा उपयोग जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का नहीं होता है, ये आपको बताना है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका NaOH, जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए है, इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग कागज के विनिर्माण में किया जाता है। तीसरा है, इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या चीज़ जो है उपयोग नहीं है इसका। तो देखिए, इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो किया जाता है। इसका उपयोग विनिर्माण में भी किया जाता है, हाँ जी, इसमें भी किया जाता है। बट जो ऑप्शन थर्ड आप देख रहे हैं कि इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हो गया गलत। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि उपयोग किस क्या नहीं है इनमें से, तो यही नहीं है, इसीलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 3 वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, कह रहे हैं जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए NaOH का नहीं बल्कि Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोनार। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? चलिए, पहला है साउंड इन नेवी एंड इन रिसीवर, दूसरा है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, थर्ड है साउंड नॉट एन एयरक्राफ्ट रेंज, एंड चौथा है, देख लेते हैं, चौथा ऑप्शन है साउंड एंड नेविगेशन एंड रिसीविंग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये इसका फुल फॉर्म है किसका? सोनार का। अब सोनार होता क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। ये जो सोनार है ना फ्रेंड्स, इसका प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है और समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए भी किया जाता है सोनार का प्रयोग, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? बहुत इजी है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन या फिर पेप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी BPSC की प्रिपरेशन कंटिन्यू हो रही है। ये प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।